दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जनवरी 2023 और आज के डेली न्यूज करंट अफेयर्स एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए तो आज के हम करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य में फसल उत्सव गान नगाई मनाया गया है? तो एक 4 ऑप्शन है, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, असम। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पहले सही आंसर जान लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, यानी ये कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर में फसल उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है और जिस समुदाय के द्वारा मनाया जाता उसका आप नाम लिख लीजिएगा, जेलिया रांग। जेलिया रांग यहाँ के एक समुदाय है। तो जेलिया रांग समुदाय के द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर के अन्य उत्सव भी ध्यान रखिएगा, जैसे संगई उत्सव पूछा जाए आपसे तो मणिपुर में मनाया जाता है। चेरा ओबा उत्सव पूछा जाए तो ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो ये हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल उत्सव पूछे तो ये नागालैंड में मनाया जाता। असम यहाँ आया है तो असम का भी ध्यान रखिएगा। कौन? बिहू। और बिहू भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है बोहाग बिहू होता है, दूसरा माघ बिहू होता है, तीसरा कटी बिहू होता है। तो 3 प्रकार के बिहू असम में मनाए जाते हैं। इसके अलावा असम में क्लासिकल डांस आपको पता होगा, सत्रिया है, तो सत्रिया भी। इसके अलावा अम्बुबाची मेला कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होता है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ का मणिपुर में ध्यान रखिएगा। तो मणिपुर जो क्लासिकल डांस है वो मणिपुर का है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि कौन? गान नगाई उत्सव जेलिया रांग समुदाय के द्वारा कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या पूछ रहा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर या अस्थायी, इसी को क्या कहा जाता है? यानी गैर अस्थायी या अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या 2 वर्ष का होता है क्या? अगला पूछा, 3 जनवरी 2023 को जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, ये 5 देश आपके हैं, आपके सामने ने आधिकारिक तौर पर गैर अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया। अब बताना है, यहाँ जरूर देख लीजिए कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे आप क्या UN यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हो, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और इसमें कितने? 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने? इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। तो पहला यहाँ पर सही है। और 3 जनवरी 2023 को जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, इन 5 देशों को यानी अस्थायी सदस्य के कार्यकाल के रूप में इन्हें क्या किया गया, यानी इनकी शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ 5 अस्थायी सदस्य जो हैं उन्हीं के पास वीटो पावर होती है और 5 अस्थायी सदस्यों जो अस्थायी परमानेंट मेंबर इन्हीं को कहा जाता। इनमें कौन है? तो अमेरिका है, फ्रांस है, और कौन है? तो अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है, और कौन? चाइना चमगादड़ है। तो ये 5 देश इसमें शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी यानी मेंबर हैं, इनको वीटो पावर मिली हुई है। बाकी 10 अस्थायी सदस्य हमने बताई दिया। 5 का यानी 3 जनवरी 2023 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो एशिया से इसमें महाद्वीप वाइज याद रखें, एशिया से इसमें जापान है, इसके बाद यूरोप का ही एक देश है माल्टा, उसके बाद फिर आपका कौन? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मोजाम्बिक है। कौन? मोजाम्बिक है। उसके बाद फिर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से इक्वाडोर और यूरोप से स्विट्जरलैंड, यानी 2 यूरोप से हैं माल्टा और स्विट्जरलैंड, और दूसरा एशिया से जापान। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से इक्वाडोर है, और उसके बाद फिर कौन बचा? यानी दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ से मोजाम्बिक है। तो इससे आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि हाँ जी, कि अफ्रीका से एक देश से मोजाम्बिक है, दक्षिण अमेरिका से कौन है? तो ये इक्वाडोर है। तो 2 ये हो गए, एशिया से जापान 3 देश हो गए, और उसके बाद 2 बचे तो माल्टा और स्विट्जरलैंड, ये
टोटल 5 देश हैं, क्योंकि अब यहाँ तुरंत तो आप याद कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में जाएंगे कंफ्यूज हो तो मानचित्र वाइज आप दिमाग में इसको माइंड सेट में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ बात आई है यूएनओ की, तो यूएनओ पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, एक तो ये 5 देश ये हैं जो इसमें चुने गए, बाकी 5 जो अन्य देश हैं उनमें भी यानी ध्यान रखिएगा, तो 5 का ग्रुप ये बना होता है। तो 5 जो अन्य देश उसमें अल्बानिया है, ब्राजील है, गेबून है, घाना है, यूएई है, उनका अन्य ग्रुप भी ध्यान रखिएगा जो अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। अगला है CMIE के डेटाज के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को बेरोजगारी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ राज्य दिए गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी इसकी फुल फॉर्म है, इसके द्वारा डेटा जारी किया जाता है। तो इसमें कुछ राज्यों का घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जो ये बेरोजगारी है वो कहाँ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में बेरोजगारी है। हरियाणा के बाद राजस्थान में है, हरियाणा में है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। कहाँ? हरियाणा में है, फिर राजस्थान में है, और तो यहाँ 2 से शुरू करिए, सबसे ज़्यादा हरियाणा, फिर आपका 3 हो जाएगा राजस्थान, फिर आपका बिहार हो जाएगा, और सबसे कम जो बेरोजगारी दर्ज की गई है ये उड़ीसा में दर्ज की गई है। तो इनका क्या बेरोजगारी का कौन सा घटता क्रम लगाना है, तो 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी पहला वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें दिसंबर 2022 में भारत में जो बेरोजगारी दर रही है कितनी, ये भी डेटा याद रखिएगा, 8.3%। कितनी बेरोजगारी रही है? 8.3% भारत में बेरोजगारी देखी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला चौथे पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये जरूर देख लीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। पहला इसमें पूछ रहा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, क्या ये हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया? यहाँ पर है गलत, यहाँ पर गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना इसे अभी हाल में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लेकर आया गया है। मध्य प्रदेश में जो जिनके पास घर नहीं है या उनका स्वामित्व नहीं है, तो घर का स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। इसी प्रकार की आप देखोगे केंद्र सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो घर हैं उनका ओनरशिप कौन सुनिश्चित करने के लिए, स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। दूसरा इसमें दिया गया मुख्यमंत्री महतारी योजना, ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है, बिल्कुल बात सही है। अगला है अरुणादोई, इसको सही कर लीजिएगा, इसमें क्या होगा? अरुणादोई। कौन होगा? अरुणादोई। अरुणादोई 1 यानी 1.0 और अभी अरुणादोई योजना 2.0 को असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये भी सही है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, तो ये सही है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। कौन गलत हो जाएगा? पहला वाला इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला वाला सही सुमेलित नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे भी ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2023 में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये जनवरी 2023 में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये इसका उद्घाटन ध्यान दीजिएगा एक कन्नूर, अब नाम से ही पता चल गया होगा कन्नूर ये कहाँ है, तो आपको पता है कन्नूर कहाँ है? केरल में है। और केरल के जो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन साहब हैं, पिनरई विजयन साहब के द्वारा इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? कन्नूर केरल में किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला वाला क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए ये उड़ीसा आया है, तो उड़ीसा कई स्कीम को लॉन्च किया। इसी में आप देखोगे राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत
स्टेट फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत उड़ीसा राज्य ऐसा है जो 5 किलोग्राम अनाज मिलता था। अभी केंद्र सरकार ने इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टेट फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 5 किलो जो फ्री का अनाज मिलता था वो दिया जाता रहेगा। और उड़ीसा से एक बात और ध्यान रखिएगा, उड़ीसा ये पहला राज्य बन गया है जिसने 2 पहिया और 4 पहिया जो वाहन होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन को अलग कर दिया है, यानी उनके रजिस्ट्रेशन को अलग करने की प्रक्रिया को अपनाया है। तो दूसरा जो बात हमने बताया कि उड़ीसा भारत का पहला राज्य बना जो 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पृथक करने के को अपना लिया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ बात आई है कर्नाटक की। अभी हमने कहा था कर्नाटक में भारत का 6वां कौन सा, पीछे का अगर रिवाइज करें तो भारत का 6वां कौन सा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान या केंद्र की नींव डाली गई, तो ये 6ठा है। इसके पहले 5 हमने बताया था 1958 में। सबसे पहले कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, गाजियाबाद, 3 ये हो गए, तेलंगाना का हैदराबाद 4 हो गए और कोलकाता 5। टोटल ये 5 जो हैं पहले से थे, 6ठा अब यहीं कर्नाटक के किस स्थान पे, देवनहल्ली। कर्नाटक का कौन स्थान है, देवनहल्ली। कौन सा कर्नाटक का, देवनहल्ली में नींव किसकी डाली गई, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण केंद्र की भी नींव डाली गई है। तो अब सारे ऑप्शन जो यहाँ थे हमने आपको अच्छे से बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इसे फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था क्या। अगला, इसका उद्देश्य सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध करवाना है क्या। अगला कि PMBI, कौन सी PMBI की फुल फॉर्म क्या है, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया क्या जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषध परियोजना है इसको क्रियान्वित करने वाली एजेंसी है क्या, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है क्या। 3 ऑप्शन है। अब यहाँ आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री शब्द लगा है, मोदी साहब आए होंगे, उसी के बाद इसे लॉन्च किए होंगे, तो पहला स्टेटमेंट काटो, लेकिन काटते ही स्वयं आप भी कट जाओगे। तो ध्यान रखिएगा इसे 2008 में ही लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यहाँ ध्यान रखिएगा एक और पेच आपको फंसाया जा सकता है, ये अफोर्डेबल कीमत यहाँ ना लिख करके ये कहा जा सकता है कि इसका उद्देश्य यानी गरीबों को या सभी को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध करवाना, ऐसा भी स्टेटमेंट दिया जा सकता। ध्यान रखिएगा इसमें फ्री दवाएं नहीं दी जाती बल्कि सस्ती अफोर्डेबल प्राइस पे आपको दवा दी जाती है। तीसरा, इसमें PMBI यानी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसको क्रियान्वित कर रही है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सामने है सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ध्यान दीजिएगा भारत में जो ड्रग्स होता है इसको जो रेगुलेटरी बॉडी होती है कौन सा मंत्रालय होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल विभाग पूछे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता होगा, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे क्योंकि आता है किसके अंतर्गत, आप सोच भी सकते हैं। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर मजेदार आपका है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किस मंत्रालय की पहल है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किस मंत्रालय की पहल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। आपने आंसर भी सोच लिया होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये पहल किसकी है, तो ये पहल है किस मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी बी वाला इसका क्या हो जाएगा सही। और ये कब ये लॉन्च किया गया था, इसे 22 सितंबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत नाम से पता चल रहा है कि सिंगल विंडो का मतलब हुआ अभी आप कोई उद्यम लगाना चाहते हो तो कई मंत्रालयों का चक्कर लगाना पड़ता है, तो उसी चक्कर से निजात पाने के लिए सभी सरकार के द्वारा कौन कौन सी आपको रियायत दी जा रही, कौन कौन सी उसके नियम कानून से रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना होगा, आपकी प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है, इन सबको एक ही विंडो पर
आपको अगर अपडेट जानकारी मिलती रहे तो उसी को सुनिश्चित करने के लिए 22 सितंबर 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को क्या किया गया है, यानी लॉन्च किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा कि इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो एंड इंडिया यानी जेम एंड ज्वेलरी मशीनरी एक्सपो के संदर्भ में क्या सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, इसका आयोजन 5 से 9 जनवरी 2023 के मध्य क्या मुंबई में होगा क्या। अगला, इसका आयोजन यानी ये GJEPC इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये अलग से पूछा जा सकता, इसके द्वारा आयोजन किया जाएगा क्या। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला और दोनों स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आयोजन मुंबई में होगा और मुंबई में बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, बॉम्बे प्रदर्शनी सेंटर, मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। अब बात करें इसमें मुख्य अतिथि कौन, तो इसके मुख्य अतिथि अनुप्रिया पटेल रहने वाली हैं। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे, चीफ गेस्ट कौन, अनुप्रिया पटेल। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जीजे यानी जीजे फुल फॉर्म के जेम एंड ज्वेलरी, यानी इसमें आप जानते हो रत्न, जेम माने रत्न होता, ज्वेलरी माने आभूषण, रत्न और आभूषण का निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इसे कब स्थापित किया गया था, तो ये जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1966 में होती। कब होती है भाई, 1966 में इसकी स्थापना होती है। अब यहाँ फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको फिर फंसाया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या कुछ दे करके कि इसके अंतर्गत होगी। ध्यान रखिएगा, इसका 1966 में जो GJEPC की गठन किया गया, यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। हेडक्वार्टर्स पूछे तो पता ही है आपको, मुंबई है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके ध्यान दीजिएगा, तो क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, सूरत, जयपुर। कहाँ कोलकाता भाई, ये मुंबई में स्थित ही है। मुंबई में एक और मुंबई में स्थित ही है। तो मुंबई के अलावा इसके रीजनल सेंटर कहाँ होंगे, तो ये दिल्ली होगा। इसके बाद कोलकाता, जयपुर, सूरत और चेन्नई इसके क्या हैं, रीजनल सेंटर हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 4 जनवरी 2023 को ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की 134वीं बैठक कहाँ होगी। अब यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बैठक कहाँ, वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हो रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी अध्यक्षता जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो प्रमुख हैं, नाम क्या है, VS पठानिया। तो इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, VS पठानिया साहब इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। और ये कहाँ 134वीं जो बैठक होगी, ये कहाँ होगी, ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की वाराणसी यूपी में होने वाली है। यहाँ बात आई ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा। 2 बैठकें यहाँ पर हुई, एक तो डेयरी संकुल वाली बैठक, यहीं पर वर्ल्ड डेयरी संकुल वाली बैठक ग्रेटर नोएडा में हुई है, ग्रेटर नोएडा में। और दूसरा इंडियन वाटर वीक का जो 5 से 9 नवंबर 2022 के बीच आयोजन हुआ, वो भी कहाँ, ग्रेटर नोएडा में हुआ है। तो दोनों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्रेटर नोएडा में बहुत सारा यूपी का नॉलेज पार्क से लेकर के कितनी चीज़ें हैं, उनको आप स्टैटिक में चीज़ें सीखते ही हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला आपके सामने एक क्वेश्चन रहा कि भारत का एकमात्र इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, लक्षद्वीप, कोलकाता, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चेन्नई। तो ये भारत का एकमात्र जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर का मतलब हुआ कि जल सेना, थल सेना, वैसे इसको बोलते हैं नौसेना, जल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों का कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके। और इसके साथ ही जो कोस्टल पुलिस होती है, यानी कोस्टल गार्ड जिसे कहा जाता है, इंडियन कोस्टल गार्ड, ये भी आपस में कोऑर्डिनेट कर सके। तो इसी के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड स्थापित किया गया। और भारत में अभी तक एकमात्र इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है। और ये कहाँ है, तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप कहेंगे सर ये अभी चर्चा में क्यों बन गया, इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, कौन, राजनाथ सिंह, यहाँ पर यात्रा पर जाने वाले हैं। राजनाथ सिंह यहाँ पर जाने वाले हैं। और यहाँ पर जाने वाले कहाँ जाएंगे, तो ये यहाँ पर एक है संकल्प स्मारक। कौन सा, संकल्प स्मारक। तो ये पूछा जा सकता संकल्प स्मारक। ये संकल्प स्मारक याद करिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारत में ब्रिटिश के चंगुल से भारत को आज़ाद कराने के लिए
फूकने का काम कौन, बिगुल बजाने का काम सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो पूर्वोत्तर भारत है और अंडमान निकोबार यहाँ पर हमला करने की कोशिश की गई थी। और सुभाष चंद्र बोस जी 29 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यानी क्या यहाँ पर संकल्प स्मारक जो आज मनाया जा रहा है उन्हीं की याद में यहाँ पर आए थे। तो ये कब, तो ये 29 दिसंबर, ये डेट भी याद रखिएगा, 29 दिसंबर 1943। कौन सी डेट है? 29 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र संकल्प स्मारक जो आज अभी नाम जो आपको बता रहे हैं वहाँ पर यानी अपनी बिगुल बजाई थी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या ये झारखंड में है क्या? पहला। दूसरा, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या ये गोवा में है क्या? देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये असम में है क्या? करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है क्या? तो इसमें कौन सही नहीं है? तो ये सही जो डी वाला है ये सही नहीं है, क्योंकि करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में ना हो करके ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस राज्य में? जी हाँ, उड़ीसा में। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन आप कैसे यहाँ ले आए? अब ये चर्चा बन गया पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी चर्चा में बना क्योंकि पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में सम्मेद शिखर जी, कौन सा? जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है यानी सम्मेद शिखर जी। यहाँ पर कौन सम्मेद शिखर जी? इससे क्वेश्चन आ चुका है, सम्मेद शिखर जी। तो ये सम्मेद शिखर जी ध्यान रखिएगा, एक ये और ये बना था ये शत्रुंजय, ये आपका 2 को लेकर के शत्रुंजय हिल्स, ये 2 को लेकर के चर्चा में बना है। शत्रुंजय हिल्स जो है यह जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव रहे हैं उनकी यहाँ पर यानी ये शत्रुंजय हिल पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो इसलिए चर्चा में आई। तो शत्रुंजय हिल इस टाइप का आप क्वेश्चन देखेंगे, पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था। तो ये इसीलिए पीसीएस में आप देखोगे जो चर्चा में होता है वो पेपर में रहता है। तो वो स्टैटिक चीज़ें पूछ ली जाती कि क्या हमको सब याद रखनी चाहिए? नहीं, 2 यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए। पारसनाथ से ही नाम पता आपको चल रहा है कि सम्मेद शिखर, जो सम्मेद शिखर है इसका संबंध पारसनाथ जी से है, इसीलिए इसे सम्मेद शिखर जी के नाम से जाना जाता है। सम्मेद शिखर जी और इसी जो पारसनाथ जो तीर्थंकर थे उन्हीं की याद में पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई है। अब यहाँ कुछ हम बातें किसकी कर लेते हैं, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अब जाहिर सी बात है कि 1984 में ये बिहार का पार्ट था, क्योंकि बिहार से अलग झारखंड 2000 ईस्वी में हुआ है, तब इस समय बिहार में था। और इसके बाद फिर जो WPA वन्यजीव अभ्यारण्य इसे कब घोषित किया गया? तो 1984 में इसे घोषित किया गया। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मजेदार पूछा जा सकता है कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये WPA वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कौन सा? ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तो ये WPA एक्ट जो 1972 है उसके अंतर्गत घोषित किया जाता है। लेकिन इसे अब चर्चा में इसलिए बना क्योंकि वर्तमान में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, इको सेंसिटिव जोन। और इको सेंसिटिव जोन याद रखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसके अंतर्गत घोषित किया जाता है। इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित किया जाता, तो वर्तमान में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, इसलिए चर्चा में बन गया। और अब इको सेंसिटिव जोन ये जो घोषित किया गया है झारखंड में, वर्तमान में पूछा जाए तो ये झारखंड में स्थित है। तो ये सारे ऑप्शन हमने आपको बता दिए, सारी चीज़ें आपको समझा दी, अब आपकी समझ में आ चुका होगा। अगले आते हैं। अगला, फसाई के द्वारा किसे 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट से पुरस्कृत किया गया है? पहला ऑप्शन है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, अगला लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, अगला गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, अगला कानपुर रेलवे स्टेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला वाला
सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फसाई के द्वारा, फसाई क्या, भारत में जो खाद्य पदार्थ होते हैं या जो वस्तुएं होती हैं उनकी गुणवत्ता को जांचने का काम कौन करता है? फसाई के द्वारा किया जाता है। फसाई फुल फॉर्म क्या? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। जो ये फसाई आपका पूछे कब स्थापित किया गया था, तो ये 2006 का अधिनियम है। 2006 के अधिनियम से इसे 2008 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स पूछे तो ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अभी ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को इसे क्या दिया गया? फसाई के द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। अन्य चीज़ों की बात करें तो एक कार्यक्रम चल रहा है। ये किस कार्यक्रम का ये पूछा जा सकता है? ईट राइट इंडिया, यानी ईट राइट इंडिया। इसमें जो खाद्य पदार्थ होता है उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, उसी के आधार पर 1 स्टार से लेकर 5 स्टार रेटिंग प्रदान की जाती है। अन्य रेलवे स्टेशन की बात करें, जो अभी इसके पहले आपने भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा, उसे भी ये फसाई के द्वारा स्टार रेटिंग की गई थी, तो भोपाल रेलवे स्टेशन को नवाजा जा चुका है। इसके अलावा जो बिहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का है, तो बिहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का। और उसके बाद मुंबई के 2 हैं, एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, इसको भी, और एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन, दोनों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और कौन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, इनको। उसी के ऊपर चले जाइए, बड़ोदरा यानी गुजरात का बड़ोदरा रेलवे स्टेशन को नवाजा जा चुका है। इसके बाद चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, तो बड़ोदरा के बाद चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, इनको भी 5 स्टार रेटिंग से क्या किया जा चुका है? नवाजा जा चुका है। तो इतने रेलवे स्टेशन हैं जिसे नवाजा जा चुका। इसी के साथ आपने यूपी की बात आई है, तो ये बुलंदशहर की जो जेल है, बुलंदशहर की जेल, इसे भी 5 स्टार रेटिंग से, अभी जो बुलंदशहर की जेल है इसे नवाजा गया था, इसको हमने कवर किया है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेल का सबसे लंबा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सबसे लंबा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन, दिल्ली अहमदाबाद जंक्शन सेक्शन, अगला दिल्ली आगरा सेक्शन, अगला इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला वाला। सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें प्रयागराज मंडल के अंतर्गत ये आता है। किस मंडल के अंतर्गत आता है? प्रयागराज मंडल के अंतर्गत ये आता है। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है, और प्रयागराज मंडल के अंतर्गत ही सतनारायणी, रसूलाबाद, फैजुल्लापुर सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम शुरू कर दिया गया। और इस प्रकार ये कितना 762 किलोमीटर इसकी लंबाई के साथ या सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया, जिसमें ऑटोमेटिक रूप से सिग्नल यानी इसमें ओपन होते हैं। अगला, हाल ही में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कहां पर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी गई? तो ये कहाँ है? नेशनल जीनोम एडिटिंग, इसका क्या? नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ पर इसकी नींव रखी गई? ये नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्टली केसों में कौन, प्रधानमंत्री जी के द्वारा नींव रखी जाती, लेकिन इसमें नींव कौन? तो ये पंजाब के कहाँ? तो पंजाब में इसकी नींव डाली गई है। कहाँ इसकी नींव डाली गई? पंजाब में भी कहाँ? मोहाली, पंजाब के मोहाली में इसकी नींव रखी गई है, जिसे नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी स्थित है। तो पूछा जाए नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ? मोहाली पंजाब, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला कौन? जितेंद्र जी के द्वारा रखी गई। तो कहाँ? पंजाब में रखी गई है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में इसकी नींव रखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में आयोजित 4 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी 2023, जिसे IFANS के नाम से शॉर्टकट में जाना जाता है, के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका आयोजन मोहाली पंजाब में किया गया क्या? अगला, इसका आयोजन संयुक्त रूप से NABI, CIAB, NIPB व ICGEB के द्वारा किया गया है क्या? तो इसका पहला स्टेटमेंट भी सही, सेकंड भी स्टेटमेंट सही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक और तो दोनों सही है। यहाँ बात करें कि
NABI आया तो इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो मोहाली पंजाब में स्थित है। तो नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली पंजाब में स्थित, वो इसमें शामिल था। अगले NIPB की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये शामिल था। इसके बाद कौन शामिल था, CIAB, तो सेंटर फॉर इनोवेटिव, जो CIAB है, सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, ये शामिल है। बायो एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग। उसके बाद अगला, ये एक बार फिर से सुन लीजिए, सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग, CIAB फुल फॉर्म है। अगला ICGEB फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इन सब के संयुक्त प्रयासों से इसका आयोजन भारत में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने, निम्नलिखित में से कहां पर पक्षियों की 141 प्रजातियों की पहचान की गई, साइलेंट नेशनल वैली, अगला काजीरंगा नेशनल पार्क, अगला पेरियार नेशनल पार्क, अगला पिनवैली नेशनल पार्क। तो इसका सही जवाब पहला वाला हो जाएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क शांत घाटी से कहा जाता है, कहाँ स्थित है, केरल में। तो यहाँ पर अभी सर्वे हुआ तो 141 प्रजातियों की, नई 25 प्रजातियों की पहचान हुई है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। काजीरंगा असम वन सिंह गैंडे के लिए, पेरियार ये टाइगर रिजर्व है और केरल में है, पिनवैली ये हिमाचल प्रदेश में, पिन घाटी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कहां पर 4 जनवरी 2023 को 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया। तो ये कहां पर किया गया, तो ये किया गया राजस्थान में। ये कहां किया गया, राजस्थान, और राजस्थान के भी किस स्थान पे किया गया, तो पाली, राजस्थान के पाली के रोहट में। कहां, तो स्थान पूछे तो रोहट, तो ये कहां पर हुआ, रोहट में हुआ, और कहां हुआ, पाली। तो ये कहां पर उद्घाटन किया गया, राजस्थान के पाली के रोहट में इसका उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया। थीम पूछे 18वां ये जम्बूरी था, तो इसका 18वां का ये थीम पूछे, थीम क्या था, तो थीम था शांति के साथ प्रगति। थीम क्या इसकी रखी गई, शांति के साथ प्रगति, इस बार की क्या रही है, थीम रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आपके सामने है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ये कौन, पहला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं क्या, बिल्कुल बात सही। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, अब हमने इसलिए इसको कवर किया क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बनाए गए, ये सही है। हिमाचल प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर कौन, चंद्र कुमार थे, तो प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार। गलत कौन, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सीटें 70, ये गलत, कितनी है, 68। हमने कहा था कि इसको कैसे ध्यान रखना है, तो हमने कहा था 3 के बाद आएगा 4, और दोनों को किससे 3 है राज्यसभा में, 4 है लोकसभा में, इससे 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो ये किसकी, विधानसभा की सीटें आ जाएंगी, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों सीटें आपको याद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, और इसके बाद प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार। तो ऐसे क्वेश्चन भी पीछे में आप पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। अगला, ये दीदीर सुरक्षा कवच, ये क्या पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया, क्या दुआरे अभियान, ये असम सरकार का। अच्छा, इसमें बताना सही युग्म की पहचान करना, दुआरे असम का है क्या, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना कर्नाटक की है क्या, काशी यात्रा योजना तमिलनाडु की है क्या। तो इसका सही अभी ये चर्चा में बना, दीदीर सुरक्षा योजना पश्चिम बंगाल की, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा शुरू किया गया है। द्वारे अभियान यही पश्चिम बंगाल का ये भी है, तो ये वाला इसलिए गलत है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना कर्नाटक की नहीं है, कहाँ की है, MP का, इसलिए गलत है। काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक की है, काशी यात्रा योजना कहाँ की है, कर्नाटक की। तो इसलिए बाकी ये स्टेट स्कीम आपकी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में क्या सही है। ये अगला आपके से क्वेश्चन पूछ रहा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में क्या सही। इसके घटकों में साइट व शिप प्रमुख हैं। अगला, इसकी कुल लागत जो आएगी 19,744 करोड़ है। अगला, इसका लक्ष्य प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। अब बताना क्या सही है, तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी। तो ये
तीनों स्टेटमेंट 1, 2, 3 सही है। बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, तो इसे 15 अगस्त, कब 15 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी और इसे अब क्या कर दिया गया, यानी इसको लॉन्च कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया। अब इसमें बात करें तो इसमें 2030 तक ये प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का इसमें लक्ष्य रखा गया। 19,744 करोड़ रुपए इसमें टोटल लागत है और इसमें 2 घटक है। एक साइट की फुल फॉर्म क्या, ये भी जान लीजिए। तो यस से क्या हो जाएगा, स्ट्रेटजिक हो जाएगा, यस से स्ट्रेटजिक, आई से इंटरवेंशन हो जाएगा फॉर ग्रीन हाइड्रोजन और टी से ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो ये साइट की फुल फॉर्म क्या हो गई, स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। एक बार फिर से रिपीट करते, फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है। दूसरा यहाँ शब्द कौन सा यूज किया गया, तो ये आपका कौन, सिप की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, तो ये आपका क्या, स्ट्रेटजिक हाइड्रोजन इनोवेशन प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म। तो इसमें 2 घटक हैं, एक साइट और दूसरा कौन, सिप, इसमें दोनों घटक को शामिल किया गया है। लक्ष्य क्या है इसका, 2030 तक लक्ष्य रखा गया कि क्या, तो पहला ये यहाँ पर एक लिखा है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष कम से कम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। कितना, और इसी के बाद अभी ये जब होगा तो इससे क्या, यानी अगले 2030 तक कितना, तो ये 50, इसका असर क्या होगा, 5 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन करने से 50 मिलियन मेट्रिक टन जो ये ग्रीन हाउस गैस है इसका उत्सर्जन कम किया जा सकेगा, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम किया जा सकेगा। तो ये 5 मिलियन मेट्रिक टन अगर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है तो 2030 तक, ये टारगेट प्रतिवर्ष का नहीं है, 2030 तक का है, यानी 2030 तक 50 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन इससे कम होगा। इसके अलावा अन्य बात करें तो इससे भारत की जो रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जो कैपेसिटी है, कौन, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो भारत की है ये एडिशनल होगी, कितनी, अभी जितनी है, इसके अलावा एडिशनल भारत के पास कितनी, तो 125 गीगावाट भारत के पास एडिशनल, यानी क्या, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी, ये भी इसमें है। इसके अलावा इसका लक्ष्य कितना, 1-2 नहीं बल्कि 8 लाख करोड़, 2030 तक 1-2 नहीं बल्कि 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी आएगा, यानी निवेश आएगा, ये भी इसमें टारगेट सेट किया गया है। अगला एक कितना, 8 लाख करोड़ निवेश आएगा और एक नहीं 6 लाख करोड़ से ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे। 6 लाख करोड़ से ज़्यादा क्या आएगा, 6 लाख से ज़्यादा, 6 लाख करोड़ नहीं, 6 लाख से ज़्यादा इसमें क्या होंगे, रोजगार सृजन होगा, 6 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, कितनी, 1 लाख करोड़ रुपए जो हम जीवाश्म ईंधन जैसे कच्चा तेल दूसरे देशों से मंगवाते हैं, इससे हमें कितना बचत होने वाली है, तो इससे 2030 तक, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस में भी आ सकता है, 1 लाख करोड़ रुपए हम बचा पाएंगे, 1 लाख करोड़ रुपए बचा पाएंगे जो अभी किस पे हम खर्चा करते, फॉसिल फ्यूल को आयात करने में खर्चा करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट, और जाते जाते एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें मिनिस्ट्री पूछे किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, अब यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, ये मिनिस्ट्री आपसे पूछा जाए तो ये मिनिस्ट्री आप लगा दोगे पेट्रोलियम वाला, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मिनिस्ट्री आप नवीन और रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये आता है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। सारी चीज़ें हमने आपके सामने यहाँ रख दी, अब कोई क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। अगला अभ्यास प्रश्न देखिए, इमो इनु इरत्या त्योहार मणिपुर में होता है क्या, ड्री त्योहार नागालैंड में होता है क्या, संगई महोत्सव मणिपुर में होता है क्या, मकर बिलुक्कू त्योहार केरल में होता है क्या, बताना कितने पेयर सही सुमिलित हैं। तो ये वाला सेकंड वाला नहीं है,
सही सुमेलित, बाकी सब सही सुमेलित हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। ड्री त्यौहार जो होता है अरुणाचल प्रदेश, बाकी इमो इनु इरत्या उत्सव मणिपुर में होता, संगई मणिपुर में, मकर बिलुक्कू ये आपका केरल में होता। तो इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो कितने युग्म भाई सही सुमेलित हैं? तो इसमें कौन कौन, 1 2 3 यानी 4 थे, तो केवल 3 युग्म सही सुमेलित, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए कल के रिवीजन देखते हैं। 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय अभियान राइज को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये राजस्थान से लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर यानी पहला हो जाएगा। अगला अग्निपथ योजना के संदर्भ में विचार करना। 15 जून 2022 को लॉन्च किया गया, 4 वर्षों के लिए है, लेकिन इसमें स्त्री और पुरुष दोनों है, तो इसका केवल 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सियोम ब्रिज के संदर्भ में बताना। 3 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के इलोंग इंग क्योंग रोड पर स्थित निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया, तो इसमें 3 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला चौथा, 48 नंबर की ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहने वाला शब्द ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्र बंद का संबंध किससे? तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से निपटने के लिए है, भारत सरकार के द्वारा चलाए गए। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी पहला वाला हो जाएगा। अगला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन डैम सेफ्टी एंड नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 फरवरी 2022 को किया गया। अगले क्वेश्चन में रिवीजन करते हैं। इंडिया वाटर वीक 2022 के संदर्भ में विचार करना। इसका उद्घाटन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किया, यहाँ गलत है। 1 से 5 नवंबर 2022 के मध्य हुआ। ग्रेटर नोएडा में हुआ, सही है। वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी इसकी थीम है, तो 2 और 3 इसमें क्या सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पोलवरम सिंचाई योजना ये गोदावरी पे है, पहला वाला ये गलत है। बाकी हीराकुंड महानदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा और रिहंद पे है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 125वीं कांग्रेस ऑफ ICID हुआ 75वीं कौन IEC ऑफ ICID यानी इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर इरिगेशन एंड ड्रेनेज इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यानी इरिगेशन इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल IEC फुल फॉर्म है। तो ये कहाँ होगी? भारत में 2023 में होगी। पिछली वाली ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। अगली 7वां इंडिया वाटर वीक 2022 के संदर्भ में विचार करना। 1 से 5 नवंबर नोएडा में हुआ, क्या सही है? थीम इसकी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी थी, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ की गई? तो इस सूरत गुजरात में की गई। इसका पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 5 जनवरी 2023 को मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला कहाँ पर 29 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का उद्घाटन किए? तो ये केरल में किए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। अगला, पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन 5 से 6 जनवरी 2023 के बीच कहाँ? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रथम लोकायुक्त विधेयक को पारित करने वाला प्रदेश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये कौन बन गया? महाराष्ट्र। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसको संसद में क्या पर सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल किया? तो PT उषा को शामिल किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला कि एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के संदर्भ में क्या विचार करना। 13वीं कांग्रेस का बैठक 2022 में थाईलैंड में हुई। यह एक प्रकार का गैर सरकारी संगठन है, गलत है, क्योंकि एक प्रकार का इसमें 32 सदस्यों का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत इसकी अध्यक्षता अगली 2023 की करेगा और विनय कुमार सिंह के द्वारा इसकी यानी क्या की गई, 4 वर्षों के लिए उनको चुना गया। तो इसका 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सहकारी शिक्षण भवन यह कहाँ पर शिलान्यास इसका? भरूच गुजरात में इसका क्या किया गया, यानी शिलान्यास किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में हाइड्रोजन से ट्रेन शुरू करने वाला पहला? चमगादड़ चाइना ये बन गया और पहला देश जर्मनी था। तो ये एशिया का पहला और विश्व का दूसरा बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये किया जयपुर। कहाँ किया गया? संविधान पार्क का उद्घाटन जयपुर राजस्थान में किया गया है। अगला अभ्यास प्रश्न देखिए, कौन सा ही सुमेलित नहीं है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष हिमाचल प्रदेश के द्वारा लाया गया। लाडली लक्ष्मी योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा लाया गया। क्या? महिला निधि ऋण योजना राजस्थान। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु। तो ये बी वाला हो जाएगा गलत, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना ये कहाँ की है? ये है MP की। ये कहाँ की है? MP की है। ये था आपका करंट अफेयर्स आज का। आपका वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय अपना सुझाव दे के जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा।
कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।